सुप्रभात बच्चों। आज मैं विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा हुआ एकांकी और वह जा न सकी, इस पर मैं सारांश बताऊंगी और आपके सामने जो है पात्रों का परिचय दिया हुआ है। इसके माध्यम से हम पूरे एकांकी की कहानी को जानेंगे। पात्र परिचय में जो है शैलेंद्र जो है एक प्रसिद्ध लेखक है। उनकी पत्नी का नाम शारदा है। उनका एक बेटा पुत्र है जिसका नाम शरत है और एक पड़ोसिन है जिसका नाम शशि है और उनके मित्र श्रीधर हैं जो कि सिर्फ शैलेंद्र का मित्र न होकर परिवार का मित्र हैं। और शारदा की एक सखी है जिसका कि यहाँ पर नाम नहीं दिया गया है, उसका नाम मनोरमा है। शैलेंद्र की प्रशंसक एवं एक महिला एक अन्य मित्र जो है शीला है, जो कि इनकी जो अपने पति से बनती नहीं है या उसको जो भी उनको दुख है सुख है अपनी कहानी को शेयर करती हैं शैलेंद्र के साथ, उनके साथ वो बनती है। तो इस एकांकी में हम लोग थोड़े थोड़े स्टेप पर हम आगे बढ़ते जाएंगे कि इसका रूप क्या होता जा रहा है। जैसे कि पहले ही मैंने जब इस एकांकी को मैंने पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज में बहुत ही अंतर होता है। लव मैरिज और अरेंज मैरिज में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। तो हम लव मैरिज के आधार पर ही पूरे जीवन को नहीं जान सकते हैं जब तक कि वह अरेंज मैरिज में परिणत न हो जाए। तो यहाँ पर जो एकांकी या कहानी की शुरुआत जो है शैलेंद्र और शारदा के बीच प्रेम से ही होता है, लव से होता है। शैलेंद्र जो है एक प्रसिद्ध लेखक हैं, बहुत ही गंभीर व्यक्ति हैं। समाज में इनका एक कद है, नाम है और इसको देखते हुए शैलेंद्र की पत्नी जो है शारदा मुग्ध हो जाती हैं और पहले तो प्यार होता है, बाद में शादी हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता जाता है वैसे वैसे पैसे की किल्लत होती जाती है। उनकी जो आर्थिक स्थिति है उतनी अच्छी नहीं है। जैसे कि पहले का जो जीवन था, शादी के पहले का जीवन बहुत ही उनका एक उड़ान भरा जीवन था। ऐसा लगता था कि हम फिल्म में जी रहे हैं, लेकिन हकीकत जब सामने आती है तो किस तरफ हमारा जीवन जाएगा हम खुद समझ नहीं पाते हैं। तो ऐसा शारदा के जीवन के साथ होता है, शारदा के साथ होता है। हालांकि उसकी जो सहेली मनोरमा है उसको मना करती है कि ऐसे व्यक्ति से शादी न करो, तो सिर्फ साहित्यकार है, लेखक है, कमाता धमाता कुछ नहीं है, सिर्फ प्यार के सहारे ही तुम उनको जज करोगी, मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। पर प्यार एक ऐसा चीज़ होता है कि अच्छा बुरा का ख्याल नहीं करता है। उस समय हम अपने आप में नहीं रहते हैं, सिर्फ हमें प्यार ही दिखाई पड़ता है। बाद में हमें समझ में आता है कि हमने क्या गलती की या क्या सही किया। तो बात की बात है, समझाने वाले समझाते रहें, लेकिन जो हमें करना है हम करते हैं। शादी हो जाती है। उनकी अर्थव्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है जितना कि शारदा चाहती है। आए दिन हमेशा जो है शैलेंद्र के घर पर लोगों का जमाव रहता है, लोगों का बैठक रहता है, सलाह लेने आते हैं, राजनीतिक सलाह लेने आते हैं, बैठकें भी होती हैं। तो जाहिर है कि जब लोग बाहर से आएंगे तो कुछ न कुछ खर्चा होगा, तो खर्च के लिए पैसे भी तो चाहिए और घर में भी समझना चाहिए कि है कि नहीं है। शैलेंद्र जो है घर की बातें उनको उतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है और इस चीज़ को लेकर जो है शारदा अंदर ही अंदर कुढ़ती है, अंदर ही अंदर लड़ती है अपने आप से, लेकिन वह शैलेंद्र के सामने जाहिर नहीं करती है। एक दिन की बात है कि उसके हाथ में है, शारदा के हाथ में फोड़ा हो गया है और फोड़ा इतना मतलब उसको दर्द हो रहा है
वो काम नहीं कर सकती है, काम करने में असुविधा हो रहा है। तो पहले शैलेंद्र से बोलती है कि आप चलते हैं अस्पताल, देखिए मुझे फोड़ा हो गया है, अस्पताल चलिए। वहाँ पर शैलेंद्र मना कर देता है कि मैं अभी व्यस्त हूँ कहानी लिखने में, कि कभी फुर्सत होगा तो मैं तुम्हें लेकर चलूँगा, और ना हो तो तुम शरद को लेकर चले जाओ। और देखते भी नहीं है कि कहाँ दर्द है, कहाँ फोड़ा है, इग्नोर करते हैं। तो ये चीज़ें जो है किसी भी पत्नी को बुरी लग सकती है। तो शारदा को अगर ये बुरा लगा तो कोई नई बात नहीं है, कम से कम उनको देखना चाहिए था मेरे हिसाब से, लेकिन वो देखी नहीं। शारदा जो है शरद को लेकर चली जाती है अस्पताल। जैसे ही शारदा बाहर जाती है वैसे ही शीला का प्रवेश होता है। शीला आती है और शैलेंद्र के साथ बातें करती है और अपने घर की कहानी सुनाती है कि उसके पति में उसमें बनती नहीं है और वो हमेशा मुझे शक की दृष्टि से देखते हैं। मैं किसी भी इंसान से, मैं किसी भी पुरुष से बातें करती हूँ तो उनको पसंद नहीं है। उन्हें आपके पास भी आना पसंद नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उनके साथ कैसे रहूँ, आप ही कुछ सलाह दीजिए। इस मामले में जो है शैलेंद्र चुप ही रहते हैं और कुछ भी पति पत्नी के बीच में फैसला लेने का अधिकार वो सिर्फ पति पत्नी को ही मानते हैं। वो इस चीज़ के लिए अपने आप को सही नहीं मानते हैं कि मैं ऐसी कोई सलाह दूं जो कि शीला जी मांग रही हैं। इतने में शीला जी जो है कुछ कहानी लिख कर लाई हैं, शैलेंद्र को दिखाना चाहती हैं कि आप देख लीजिए। और मेरा तो मन यही करता है कि मैं इनसे छुटकारा पा लूँ, और इस चीज़ में अगर मेरी आप सहायता कर सकते हैं तो मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकती हूँ। लेकिन वहाँ पर शैलेंद्र मना कर देते हैं कि मैं इस विषय में कुछ भी नहीं कर सकता, ये आपका जीवन है, अधिक इसमें जो है मतलब निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ आपके पास है, मेरे पास नहीं है। और मेरे पास अभी टाइम नहीं है, समय नहीं है, और कभी मैं आपकी कहानी को देख लूँगा, फिलहाल मैं काम ही कर रहा हूँ। शीला थोड़ी सी ये हो जाती है, मायूस हो जाती है और बार बार बोलती है शैलेंद्र से कि आप देख लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए, मुझे संतोष हो जाएगा। तो देखते हैं शैलेंद्र जी कि ये थोड़ा सा नाराज़ हो जाएंगे या मन उनका ठीक मतलब ख़राब हो जाएगा। तो वो ले लेते हैं कहानी को और बोलते ठीक है, मैं देख लेता हूँ। देख लेते हैं, देखते हैं और शैलेंद्र कहानी को देखते हैं, शीला शैलेंद्र को देखती है। मतलब साफ कहूँ तो शीला जो है शैलेंद्र को प्रेम करती है और वो भी चाहती है कि शैलेंद्र की जो बनती नहीं है अपनी पत्नी से, तो अगर ऐसा हो तो हम दोनों साथ में जीवन बिताने के लिए तैयार हो सकते हैं। लेकिन शीला की यहाँ पर गलतफहमी है। लेखक जो है शैलेंद्र अपनी पत्नी से बहुत ही प्रेम करता है। हाँ, वो प्रदर्शित नहीं करते हैं, वो दिखाते नहीं हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी पत्नी को प्रेम नहीं करते हैं। इस प्रस्ताव को जैसे ही शीला जान जाती है कि उनका जो है झुकाव मेरी तरफ उतना नहीं है, इतना बोलने पर भी कुछ उन पर प्रभाव नहीं पड़ता है, तो वो वहाँ से मतलब क्या है, कुछ रोती है, मनहूसियत टाइप की, मतलब चेहरा जो उनका उदास है, और वहाँ से वह निकल पड़ती हैं। जैसे ही निकल पड़ती हैं वैसे ही उनका बेटा जो है शरद आता है और उनको प्रणाम भी करता है, आंटी नमस्ते, और उसका रिप्लाई भी देती है खुश रहो बेटा, और प्यार भी करती है। शरद बोलता है कि आप मम्मी से नहीं मिलिएगा, मम्मी आई हैं अस्पताल से। बोलती है शीला कि ठीक है, मैं कभी आकर मिल लूँगी, अभी मुझे ज़रूरी काम है, फिर कभी आऊँगी, ठीक है। वो निकल जाती है। जैसे ही
आती हैं शारदा जो घर पर कुछ नहीं है, मतलब अनाज नहीं है, कुछ भी नहीं है खाने को, आटा नहीं है, और बाहर से कुछ मेहमान आए हैं जो कि उनको पता नहीं कि कितने आए हैं, एक्चुअली कितने आए हैं 5, लेकिन शारदा को लग रहा है कि 1 आए हैं। गुस्सा होती है लेकिन कुछ बोलती नहीं है। और इतने में ही वह अपने बेटे शरद को अपने पड़ोसी शशि के पास भेजती है और कहती हैं कि शशि से उधार आटा लेते आओ, कुछ मेहमान आए उनको बनाने के लिए रोटियां या पूड़ियाँ जो भी है। शरद जाता है लेकिन वहाँ पर शशि जो है कुछ मतलब अच्छी बातें नहीं बोलती है। वहाँ पर वह ताना देती है कि हमेशा आ जाते हैं लोग मांगने, पहले जो ली है उसको तो दे, तब ले जाना। बच्चा है, वो क्या समझेगा। वह आकर इस बात को शारदा को बोल देता है कि आंटी ने ऐसी ऐसी बातें बोली है। शारदा जो गुस्सा होती है और वहीं पर उसे बोलती है कि क्या तुम क्यों चुप रहे, क्यों तुमको बोलना नहीं चाहिए था कि क्या हम लोग ले जाते हैं तो देते नहीं हैं। वहाँ पर चुप रहते हैं और शशि से रहा नहीं जाता है। वह फिर आटा लेकर आती है और शारदा को पता नहीं चलता है कि वो शशि आटा लेकर आई है, और शशि को भी उल्टा पुल्टा बोलती है कि क्या तुमने समझ रखा है कि हम लोग कोई अरे गरे हैं, क्या हमारे पति निकम्मे हैं कि उनकी इतनी कमाई नहीं है कि हम लोग का पालन पोषण कर सकें। लेकिन वहाँ पर शशि के कहने का मतलब ये नहीं था। वो उनके पति को जो मतलब शारदा अपने पति की शिकायत करती शशि से, उसी बात को वो बोल रही है। वो हमेशा अपने पति के बारे में जो है शारदा शशि से बोलती है कि कमाते धमाते कुछ नहीं है, हाँ हमेशा लोगों का जुमाड़ा रहता है, उसके लिए घर में कुछ रहता नहीं है, कहाँ से इतना है, आमदनी नहीं है और खर्चा इतना है। लेकिन शारदा जो है चूँकि अपने पति से बहुत प्रेम करती है, वह भले ही कुछ बोले लेकिन दूसरा कोई कुछ बोले तो वह सहन भी नहीं करती है। शशि बिना बोले ही वो आटा रख कर चली जाती है। फिर शारदा शरद को बोलती है कि आटा लेते आ, बाहर से लेते आ। तब तक शरद बोलता है कि आंटी आटा दे गई है, लाने की ज़रूरत नहीं है। तो वहीं पर शारदा जो खुश हो जाती है कि शशि ऐसे ही है, खाली बोलती रहती है लेकिन दिल की साफ है। ये सब कुछ होता है, अंदर अंदर बहुत ही गुस्सा है शारदा। और उतने में इसी बीच जो है उनकी जो मित्र हैं श्रीधर, वो आते हैं और शारदा से हाल चाल पूछते हैं, भाभी कैसी हो, क्या हाल हो रहा है, सुना है दावत है। बोलती हाँ दावत तो है, लेकिन आप तो जानते ही हैं कि घर में उनको कुछ खबर नहीं रहती है कि कुछ है कि नहीं है, सीधे बोल देंगे कि बना दो। उनको देखना चाहिए तो घर में कुछ रहे तभी तो बोलें, लाकर बैठा देंगे। देखिए एक हैं, कोई एक ही आए हैं, लेकिन वहीं पर शरद बोल देता माँ 1 नहीं है 5 है, और भी आगे बबूला हो जाती है। श्रीधर जो है साथ देता है शारदा का कि नहीं भाभी तुम बहुत सह रही हो, बहुत दिनों से सह रही हो, अब मत सहो, सहने की एक सीमा होती है और इसमें मैं आपकी सहायता करूँगा। बोलती है कि आप क्या सहायता करोगे, कुछ क्या आइडिया है तुम्हारे पास। बोलती आइडिया तो यही है कि आप गुम हो जाएं, आप भाग जाएं, तभी समझ में आएगा कि हाँ आटे दाल या चावल का क्या कीमत है। ये लिखने से काम नहीं चलेगा, जीने के लिए पैसे की ज़रूरत है, हाँ लिखने से पेट नहीं भरता है। लेकिन इस पर भी शारदा जो है सब चाहती है, चुप रहती है और बोलती है कि ठीक है ये सब तो बाद में होता रहेगा, लेकिन जो पहले मेहमान आए हैं उनकी खातिरदारी तो हो जाए। उनको क्या मालूम है कि घर का क्या इतिहास है, क्या कहानी है। हाँ वो तो खाने के लिए बैठे हैं, उनको पहले हम निपटा लें। साथ में पैसे देती है शारदा श्रीधर को कि आप कुछ केले लेते आइए, फिर क्या दही और कुछ है, मतलब मेहमानों के लिए जो खाने का जो सामान है वो लेते आइए, नहीं है घर में, उसके बाद बात की बात होगी। लाते हैं वहाँ पर, फिर सब कुछ बनता है। शारदा जो है
अन्नपूर्णा है, उसके हाथों में जादू है। बहुत ही सुंदर खाना बनाती है, चटपटा, लजीजदार। और इस चीज़ को उनके जो मित्र खाते हैं शैलेंद्र के, बहुत ही तारीफ़ करते हैं, बहुत ही सुंदर तारीफ़ करते हैं कि भाभी के हाथों में अन्नपूर्णा है, जादू है। और इस चीज़ को सुनकर जो है शैलेंद्र बहुत खुश होता है। और शैलेंद्र नहीं, कोई भी पति अपनी पति की इस तरह की जब बड़ाई सुनता है तो वो खुश हो जाता है। सभी लोग खा पी कर चले जाते हैं, शैलेंद्र भी आते हैं और शारदा से मतलब मिलने आते हैं कि क्या कर रही है। शरद को देख रहे हैं तो शरद खा रहा है, खाना खा रहा है, पूछ भी रहा है, बेटा खाना तो तुम्हारी माँ ने बहुत ही सुंदर बनाया, सभी लोग बहुत ही तारीफ़ कर रहे थे, कहाँ है तुम्हारी माँ, क्या उसने खाया? तो शरद बोल रहा है कि पिताजी, माँ ने कुछ नहीं खाया, सब कुछ मुझे ही दे दिया, मतलब बचा ही नहीं, तो खाएगी कहाँ से? कुछ नहीं खाया। शैलेंद्र जी बोलते हैं, कुछ नहीं खाया, ऐसी ही है, सब कुछ दे देती है, अपने कुछ नहीं खाती है। मतलब इतना भी इग्नोर, इतनी भी उपेक्षा ठीक नहीं है। शैलेंद्र जी जो कर रहे थे वो भी ठीक नहीं है। और इतने में ही वहाँ पर आ जाती हैं शारदा, शैलेंद्र के बीच मुलाकात हो जाती है। और शारदा जो है सारी चीज़ें अपना संदूकची है, जितना भी ये है सामान, कपड़ा वपड़ा है, सब सरिया लेती है और निकलने के लिए कि अब मुझे यहाँ नहीं रहना है। शैलेंद्र पूछते भी हैं कि क्या कर रही हो, ये सब क्या हो रहा है? वो बोल दे रही कि अब मुझे नहीं रहना है, मैंने बहुत सहा, अब तुम अपना घर-बार ये संभालो। इतने में शैलेंद्र जी बोलते भी हैं कि आज जो तुमने खाना बनाया था बहुत ही तारीफ़े काबिल थी, और हमारे जो मित्र थे वो तो तुम्हारी बड़ाई थकते नहीं थे, वो करते ही जा रहे थे, करते ही जा रहे थे। वो ताड़ना भी देती है कि ये सब चुपड़ी-चुपड़ी बातें मुझे मत करो, ये जितनी बड़ाई है ना, इसको पहनो, ओढ़ो, कुछ भी करो, लेकिन मुझे ये सब मत सुनाओ, अब मैं सुनने वाली नहीं हूँ। तुम्हारी ये जो चिकनी-चुपड़ी बातें हैं ना, तुम अपने तक ही सीमित रखो और मुझे यहाँ से जाने दो, और इसके अलावा कुछ बातें मुझसे मत करो। वहाँ से शैलेंद्र जी चले जाते हैं कि ठीक है भाई, तुम जाना चाहो तो जा सकती हो, क्योंकि ये फ़ैसला तुम्हारा है, मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन ये जो घर है, ये तुम्हारे ये जो घर तुम्हारा है, तुम्हारे बिना ये घर नहीं है, ये घर मेरा नहीं है। और कुछ भी जो मैं तारीफ़ें करता हूँ, वह तुम्हारे बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो तुम सोच लो क्या तुम्हें करना है। वहाँ पर वो बहुत ही शॉर्ट टेम्पर नहीं होते, बहुत ही आराम से बातें करते हैं शैलेंद्र जी। जानते हैं कि हाँ, उसके ऊपर इतना सारा बोझ है तो गुस्सा होगी ही, वो धैर्य से काम ले रहे हैं। हाँ, जितना सादा गुस्सा है, उसके विपरीत बिल्कुल ही शैलेंद्र चुपचाप है, काम है, शांत है। इसी बीच शीला जी आ जा रही हैं और शैलेंद्र से अपने पति के बारे में बातें करती हैं। उस दिन बहुत ही गुस्सा है अपने पति से और शैलेंद्र से बोलती हैं कि मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। और मतलब बातें करती हैं तो वो सोचती है कि इन लोगों में तो पटती नहीं है, तो हो सकता है इनके साथ मेरा गुजारा हो जाए। और इस चीज़ को प्रस्ताव भी रखती हैं कि अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, आपके घर ही रहूँगी। तो वहाँ पर शैलेंद्र जी चौंक जाते हैं, ये बातें क्या कर रही हैं, ये तो ठीक मतलब नहीं है, आप रह सकती हैं यहाँ पर, कोई बात नहीं है, लेकिन ये घर जो है मेरा नहीं है, ये घर शारदा का है। शारदा इस चीज़ को सुनती नहीं है, वो तो अपने व्यस्त है जाने के लिए, सब कुछ अपना समेट रही है। लेकिन इसी बीच जो है शरद जो बोलता है कि माँ, शीला जी जो पहले आई थी आंटी, वो बहुत ही पापा के साथ है, पिताजी के साथ है, घुल मिल कर बातें कर रही थी, मुझे बहुत प्यार करती हैं। इस चीज़ को बोलता है अपनी माँ से। और वो माँ से प्रश्न भी करता है कि वो सिर्फ़ पिताजी से मिलकर चली जाती हैं, तुमसे क्यों नहीं मिलती हैं? इस चीज़ को वो भी गौर करता है। तो वो समझा देती है शारदा कि वो कहानी-वहानी लिखने के लिए पढ़ने लिखने वाली हैं, ये साहित्यकार हैं, तो पापा से उनकी बनती है, तो उन्हीं से बात करके चली जाती हैं। सो कोई मुझसे बात करने का या मुझसे बोलने का कोई कारण नहीं है।
फिर भी सरदा वहाँ पर क्वेश्चन करता है कि ठीक है, वो पिताजी से उनको काम है, तो अब अपनी जो कहानी है, जो भी साहित्य की बातें करती हैं, लेकिन वैसे भी तो आपसे बातें कर सकती हैं। सिर्फ़ पिताजी से काम में बात करेंगी ऐसा तो नहीं है, आपसे भी बातें कर सकती हैं। लेकिन वहाँ पर चुप लगाता है, ज़्यादा तर्क नहीं करता है। लेकिन इस चीज़ को जो है शरत ने जब इस बोला तो शारदा उस चीज़ को अपने माइंड में रखती है कि ठीक ही बोल रहा है कि इतना वो क्यों चिपकी रहती है और मेरे पति से इतनी बातें करती हैं, और अगर सही में उनके साथ कोई चक्कर होगा तो मैं इसको पूरी दुनिया को जना दूँगी, और अगर नहीं जनाई तो मेरा भी नाम शारदा नहीं। वो चुपके से जो दूसरी बार जो चिल्लाती है, तो चुपके से इन दोनों की बातें वो सुनती है शारदा। इस चीज़ को सुनती है जब शीला जो क्वेश्चन करती है क्या नाम है, शैलेंद्र से, तो इस पर वह सीधे बोल देता है कि मैं इस घर का मालिक नहीं हूँ, इस घर का मालिक जो है, मालकिन शारदा है। अगर वो चाहे तो आपको जितने दिन भी रख सकती है, वरना मेरा कुछ भी नहीं है, सीधी सी बात है। तो वहाँ पर जो शीला को बहुत ही धक्का लगता है, बहुत ही दुःख होता है कि मैंने तो सोचा था कि इनकी आपस में पटती नहीं है, तो प्रेम नहीं करते अपनी पत्नी से, तो हो सकता है कि मेरा इनके साथ ये हो जाए, मिलाप हो जाए। लेकिन यहाँ पर उल्टा उनको मिलता है आंसर, और इस बात से वह क्या होती है, नाखुश होती है, नाराज़ हो जाती है और रोते हुए घर से निकल पड़ती है। इस चीज़ को लड़का देखता है, सर देखता है, और आंटी जी वहाँ पर भी प्रणाम करता है। तो उस समय क्या होती है, शीला कुछ आंसर नहीं देती है, वह सीधे से चली जाती है। और इस चीज़ को जो है शारदा जो है सुन लेती है बखूबी, और उसे बहुत ही खुशी मिलती है, बहुत ही खुशी मिलती है कि आज जो मेरे पति ने काम किया है, मेरा दिल जीत लिया है। क्योंकि वो तो सोचती थी कि मुझे मानते नहीं, जानते नहीं हैं, और क्योंकि कभी उन्होंने प्रदर्शित भी नहीं किया है। और जैसे ही जब शीला से उन्होंने ये चीज़ें बातें बोली, तो वह खुश हो जा रही है, और उसके जाने का जो इरादा था वह न जाने में बदल गया, सब कुछ रख दे रही है। इतने में डाकिया जो है, पोस्टमैन जो है, डाक लेकर आता है मनी ऑर्डर का, और चेक भी है। दोनों जो है मनी ऑर्डर चेक लेकर आते हैं, शैलेंद्र जी और शारदा को देते हैं कि लो भाई, चेक है तुम्हारा, इस पर मैंने साइन कर दिया है, किसी से पैसा मंगवा लेना, और ये तुम्हारा मनी ऑर्डर है। तो निकम्मा तो मैं था, अब इसे निभाने का तो तुम्हारा ही जिम्मा है। मतलब वहाँ मजाक करने लगते हैं। अब तो खुश हो तुम इस निकम्मे पर। तो वह हंस पड़ती है और वहाँ बोलने लगती है कि आप भी बहुत बोलते हैं, मजाक करते हैं, छोड़िए, मतलब जो हुआ सो हटाइए। और लेखक को इस चीज़ का पता नहीं चलता है कि शारदा जो है हमारी बातें, शीला की बातें और मेरी बातें वो सुन रही है। इस चीज़ का लेखक को पता नहीं है। लेकिन हाँ, लेखक जो है वहाँ पर शीला जी को सीधे तौर पर बोल देते हैं कि आप शारदा और मेरी बातें यहाँ पर ना करें तो ही बेहतर है। हाँ, कि उनको लगता है कि अगर शारदा सुन लेगी तो उसको दुःख होगा इस चीज़ को। लेकिन यहाँ पर शारदा इस चीज़ को सुन लेती है और बहुत ही खुश होती है, और उसका जो निर्णय जो है घर छोड़कर जाने का, वह बदल जाता है। इस प्रकार इस कहानी का अंत जो है बहुत ही सुंदर होता है, बहुत ही मतलब क्या होता है, खुशनुमा होता है, और एक मैसेज होता है कि अगर आपके दिल में प्रेम है एक दूसरे के प्रति, तो कोई भी ऐसी दीवार नहीं है, तीसरा कोई नहीं है। पैसा जो तीसरा होता है, व्यक्ति तीसरा होता है, वह आपके बीच में नहीं आएगा, आपके प्रेम के बीच में नहीं रहेगा, बशर्ते आपका प्रेम सच्चा होना चाहिए। सो बच्चों, मुझे पूरी आशा है कि आपको यह एकांकी बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, और मैंने उसका एक-एक जो एक-एक जो बातें हैं एकांकी की, कहानी की, उसको मैंने आपको समझाई है कि आप अपने जीवन में भी इसको अप्लाई करिएगा। और इस एकांकी नाटक को लिखने का एकमात्र यही उद्देश्य है कि हम अपने जीवन में कितनी भी मुसीबत में क्यों ना हो, संघर्ष में क्यों ना हो, लेकिन एक दूसरे का साथ कभी ना छूटे,
और एक दूसरे पर ट्रस्ट करना सीखें। सो ये नाटक एकांकी यहीं पर समाप्त होती है। फिर हम इसी तरह एकांकी लेकर आएंगे कहानी, और आपस में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।